गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। याचना मालविया जी, गुड मॉर्निंग आपको भी बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कल जो भी हमने डिस्कस किया था उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो जो डिस्कस किया है वो कुछ इस प्रकार से था। टैक्स का इनफैक्ट मैंने आपको ब्रेकअप बताया था कि मार्किंग वेटेज बताया था। डायरेक्ट टैक्स जो था दैट वाज फॉर 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी जीएसटी एंड कस्टम्स, ऐसा कुछ अपना डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा अपने को कौन कौन से नोट्स मिलने वाले हैं इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी और उसी के बाद अपन ने टैक्स के डिस्कशन से शुरुआत की थी। कल मैंने आपको यह भी बताया था आपके पास कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए। वो कैलकुलेटर शायद आपने लाया होगा, नोटबुक लाई होगी, एक 200 पेजेस की नोटबुक चाहिए थी, पेन पेंसिल और लाइन मारने के लिए स्केल की जरूरत है। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। फिलहाल आज इसमें से बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, लेकिन कल के लेक्चर में आपको शायद सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। देवी और सज्जनों, कल हमने टैक्स के बारे में बेसिक चर्चा की थी। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल भी पूछे थे कल के लेक्चर में जिनके आज हमें जवाब देने हैं। वो भी हमें याद है, शायद आप लोग भूल गए होंगे लेकिन हम याद रखते हैं। मित्रों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, पहले तो टैक्स का मतलब हमने डिस्कस किया था। टैक्स यानी क्या? टैक्स ये एक फीस है जो गवर्नमेंट जो है लोगों से कलेक्ट करती है। टैक्स इज द फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। टैक्स लोगों से कलेक्ट किया जाता है, लोगों के हित के लिए खर्चा किया जाता है। हिंदुस्तान आप सभी लोग जानते हो बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 140 करोड़ के इर्द गिर्द है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इतना बड़ा देश है। इतने बड़े देश और इतने सारे देशवासियों को चलाने के लिए एक सरकार पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग है और लोकल अथॉरिटीज अलग है। तो ये सारी गवर्नमेंट्स मिलकर देश को चलाते हैं और ये देश को चलाने के लिए इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब ये खर्चे उठाने के लिए इनको आपसे टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान में कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कुछ टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करती है। आपसे कलेक्ट किए गए टैक्सेस का आगे इस्तेमाल किया जाता है। किन किन पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। तो आपसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं वो हिंदुस्तान में आपको सुरक्षा देने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है। आपको पानी प्रोवाइड करने के लिए डैम्स, इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आपकी शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस चलाती है। देन गवर्नमेंट के रिसर्च के लिए गवर्नमेंट को खर्चा आता है, एज वेल एज आपको हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इसके लिए, यानी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज आपको जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा आता है। तो कल के सत्र में अपन ने यही डिस्कस किया था कि ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है। व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट वी हैड स्टडीड अर्लियर? कौन कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे लेती है? तो उसमें से पहला टैक्स हमने जिसके बारे में चर्चा की थी वो था डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, शायद ये सबको याद होगा। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में दो टैक्सेस आते हैं, एक इनकम टैक्स और दूसरा वेल्थ टैक्स। तो सबसे पहले हमने चर्चा इनकम टैक्स के बारे में की थी। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। तो आपने जो जो इनकम कमाई है ये इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने जितनी भी इनकम कमाई है इस इनकम पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। यहां पे कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसके थ्रू आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, सो इसलिए ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स भी कहते हैं। सो बेसिकली इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन, हाँ, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। तो जो जो आप इनकम कमाओगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ इनकम आप कमा सकते हो। ठीक है, सैलरी इनकम कमा सकते हो, बिजनेस इनकम कमा सकते हो, असेट्स बेच के कैपिटल गेन कमा सकते हो, प्रॉपर्टी किराए पे देके रेंटल इनकम कमा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कमा सकते हो। तो ये जो भी आप इनकम कमाते हो इस इनकम के ऊपर आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सो आपकी इनकम पे आप डायरेक्टली सरकार को टैक्स पे करते हैं, इसलिए हम इसको इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। इसके अलावा और एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स, जिसके बारे में कल चर्चा हुई थी। ठीक है, वेल्थ टैक्स इज ए टैक्स ऑन वेल्थ। तो आपकी अलग अलग एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स की वैल्यू के ऊपर आपको सरकार को
वेल्थ टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पहले पे करना पड़ता था, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये वेल्थ टैक्स जो है ना वो अबॉलिश कर दिया। अब वेल्थ टैक्स अबॉलिश करने के बाद गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की रेट्स बढ़ाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स पूरा ही खारिज कर दिया है। गवर्नमेंट अब आपसे वेल्थ टैक्स नहीं कलेक्ट करता, अब डायरेक्ट टैक्स में केवल एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है और वो भी है इनकम टैक्स। इसलिए हम डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम ऐसे भी उसको कहते हैं, ठीक है। सो कल यहां तक चर्चा हुई थी, ठीक है, वो मैंने रिवाइज कर दी। तो कल बहुत ही कम डिस्कशन हुआ क्योंकि कल मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिक्स बता रहा था। चलो, सो आज बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और उसके बाद, ठीक है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इनकम टैक्स शुरू होने से पहले या इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करने से पहले आपको पता होना जरूरी है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ओके, आयुष जी का जेन्युइन क्वेरी आ रहा है, लॉकडाउन है सर, पेंसिल नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं बेटा, सो अब क्या बताए चलो पेन से काम चला लो बेटा। देखो ना, लॉकडाउन चल रहा है और पेंसिल मिल नहीं रही अब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं आदित्य जी, ठीक है। सो हाँ देखो, ये नहीं, आयुष जी का क्वेरी था, आदित्य जी ने सोल्यूशन दे दिया है, सोनू सूद को बोल दे दीजिएगा, भिजवा देंगे आपको चलो हंसी मजाक अपनी जगह पे, लेकिन फुल भाई साहब सोनू सूद जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। सो तो ठीक है, आप ऐसे टाइम पास के लिए बोल सकते हो, लेकिन ही इज एक्चुअली डूइंग ए वेरी गुड वर्क। चलो फाइन। सो अब देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब जैसे भाई साहब को ये भाई साहब हैं जिनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनका नाम था आयुष यादव जी। सो ये समझो आयुष जी हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल से हम शुरुआत करेंगे। अब आयुष जी, ठीक है, इनको लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल कपड़े मिले नहीं है, तो इसके लिए जैसे ही लॉकडाउन खुला तो तुरंत आयुष जी ने, ठीक है, कपड़े खरीदने के लिए एक शॉपकीपर को अप्रोच किया, ठीक है। आयुष जी ध्यान देकर सुनिएगा, आप ही के एग्जाम्पल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आयुष जी, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी, इसलिए उनको कपड़े मिल नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आयुष जी ने पहला काम वो किया, ठीक है, एक शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास गए और उन्होंने कपड़े खरीद के लाए। अब जो शॉपकीपर था, ध्यान देके सुनिएगा पूरा एग्जांपल, इससे आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो दुकानदार थे, जो सेलर थे, इन्होंने आयुष जी को बोला, आयुष जी जितना चाहिए उतना माल खरीद लीजिएगा, दुकान हमने आप ही के लिए खोली है। सो आयुष जी ने भर भर के माल खरीदा, ठीक है, दिन भर खरीदते रहे और दिन के अंत में दुकानदार ने उनको बिलिंग किया। बिलिंग करते वक्त बिलिंग कुछ इस प्रकार से हुआ है, कपड़ों की कीमत 10,000 रुपया, कपड़ों की कीमत है 10,000 रुपया और उसके ऊपर लगाया गया है जीएसटी एट द रेट 10%। एग्जाम्पल के तौर पे सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 10% जीएसटी का रेट रखा है, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये जो दुकानदार है, दुकानदार जो है वो जब भी गुड्स सेल करता है तो सरकार ने इस दुकानदार को कह के रखा है, डियर दुकानदार, डियर सेलर, डियर सप्लायर, जब भी तू गुड्स सेल करेगा या फिर सर्विसेज सेल करेगा तो सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज के ऊपर तू जीएसटी कलेक्ट करेगा एट सर्टेन रेट, ठीक है। तो ये दुकानदार आयुष जी को 10,000 रुपीज के कपड़े बेच रहा है, 10,000 के 10% यानी 1,000 रुपीज का उन्होंने जीएसटी चार्ज किया और ऐसे सेलर ने टोटल अमाउंट 11,000 रुपया आयुष को बिल किया। आयुष ने दुकानदार को 10,000 रुपया भी पे किया प्लस उसके ऊपर का जीएसटी, ऐसे कुल मिला के उन्होंने दुकानदार को 11,000 पे किया। ओके, सो मित्रों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट दुकान में खरीदने के लिए जाते हो तो प्रोडक्ट की प्राइस अगर आपने वो प्रोडक्ट के ऊपर देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट खरीदने के लिए जाते हो, कैडबरी खरीदने के लिए जाते हो, तो उस पर प्राइस प्रिंटेड होती है और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। अगर आपको यानी आपने कभी देखा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदते वक्त अगर ये सारी चीजों को समझा होगा तो वहां पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपया है प्लस 1,000 रुपीज उसके ऊपर जीएसटी, यानी कुल मिला के आयुष से कितना खरीदा गया, 11,000 के गुड्स खरीदे गए, या आयुष से 11,000 रुपीज कलेक्ट किए गए।
आयुष ने भी, ठीक है, फटाफट कपड़े पहन लिए आयुष ने, और बचे हुए कपड़े लेके वो अपने घर चलाया और 11,000 रुपया उन्होंने दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार ने जो 11,000 रुपया कलेक्ट किया है वो 11,000 पूरा का पूरा अपने जेब में रखेगा या उसमें से कुछ रकम उसको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी? ठीक है, हाँ, कुछ रकम यानी कितना अमाउंट उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जी आ गए, ठीक है। सो आयुष जी ने 1,000 रुपया जो कलेक्ट किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने उनको कलेक्ट करने के लिए बोले थे वो अभी गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। जो सेलर जो है जब भी गुड्स सेल करता है तो गुड्स सेल करते वक्त वो आपसे प्राइजेस भी लेता है और कुछ टैक्सेस भी लेता है। आपसे जो वो टैक्सेस कलेक्ट करता है वो अपनी जेब में नहीं रखता, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ऐसे टैक्सेस जो सेलर बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, ऐसे टैक्सेस जो सेलर किससे कलेक्ट करता है? बायर से, और किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं होते। जैसे कि यही एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो ये टैक्स जो है अल्टीमेटली पे किसने किया है? 1,000 रुपीज का टैक्स किसके जेब से निकला है? क्या ये सेलर ने अपने जेब से निकाल के दिया या बायर से कलेक्ट करके दिया है? बिल्कुल, तो ये निकला आयुष के जेब से, ठीक है। 10,000 रुपए के कपड़े खरीदे प्लस 1,000 रुपीज का टैक्स भी पे किया, तो बायर के जेब से ये टैक्स निकलता है। यानी अल्टीमेट बर्डन जो है टैक्स का, वो बर्डन कौन बेयर करता है? बायर। लेकिन क्या बायर खुद ये टैक्स सरकार को डायरेक्टली पे करता है या किसी के थ्रू पे करता है? यस, किसी इंटरमीडिएरी की थ्रू ये टैक्स पे करता है, ठीक है। सो यही फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे अगर आयुष ने इनकम कमाई होती और उस इनकम के ऊपर उनको इनकम टैक्स भरना होता तो वो इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते। लेकिन आयुष जो गुड्स खरीद रहा है, गुड्स के ऊपर जो टैक्स दे रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, वो किसको दे रहा है? पहले सेलर को और बाद में सेलर गवर्नमेंट को, ठीक है। सो इसलिए ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे जो सेलर जो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, उनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज आर द पीपल हु हेल्प द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एकदम क्लियर। सर तो हिंदुस्तान में ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं? पहले बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी था, सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट पे वैट था, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट पे सीएसटी था, ठीक है। सो सेल ऑफ सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स था। अब जीएसटी आने के बाद ये सारे गायब हो चुके हैं और उन सभी के बदले में एक ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सेल ऑफ सर्विसेज। जैसे आप लोगों ने हमसे सर्विस खरीद ली अभी, तो आपने हमसे जो भी सर्विसेज खरीदी है, तो सर्विसेज खरीदते वक्त हमने आपसे जो फीस लिया, वो फीस में हमने हमारी सर्विस की प्राइस भी ली आपसे और आपसे जीएसटी भी लिया। और ये जीएसटी अब हम हमारे जेब में रखेंगे या सरकार को पे करेंगे? सरकार को पे करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब अल्टीमेटली जीएसटी आप ही लोग पे कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं, आप हमारे थ्रू गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर रहे हैं। तो मित्रों डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, है ना। चलो, लेकिन समझने की बात यह है क्या हो रहा है? ओके, चलो, हाँ सर, सेलर और गवर्नमेंट के पॉइंट से देखे बस, तो डायरेक्ट। ओके बेटा, देखो टैक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है हेमंत निषाद जी, तो जो टैक्स पे करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को समझा जाता है, ठीक है। सो टैक्स पे करने वाला कौन है, टैक्स पेयर कौन है, और वो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसाइड करना है कि जो वो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्टली पे कर रहा है या इनडायरेक्टली। तो हमारे पहले वाले एग्जांपल में आयुष जी जब इनकम कमा रहे थे तो उनके इनकम पे उन्होंने डायरेक्टली टैक्स पे किया, आयुष वाज द टैक्स पेयर, इसलिए इनकम टैक्स उनके लिए डायरेक्ट टैक्स बना। और ये सेकंड वाले एग्जांपल में जहां पे आयुष गुड्स खरीद के चले गए तो उन्होंने गुड्स खरीदने पे भी टैक्स पे किया, लेकिन डायरेक्टली टैक्स पे नहीं किया बल्कि किसी के थ्रू पे किया, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। जो टैक्स पे करता है उसके लिए वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलो फाइन। सो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं।
सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जो क्वेरीज हैं यू कैन शूट, ठीक है, आपकी क्वेरीज का तुरंत समाधान हो जाएगा। सो नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछेंगे, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया होगा तो। जैसे सवाल ऐसे, क्या आप लोग अभी इनकम कमा रहे हो? आर यू अर्निंग एनी इनकम? नो, फाइन, दैट्स रियली ग्रेट। तो इनकम कमा नहीं रहे तो इनकम के ऊपर कोई टैक्स भरने की आपके ऊपर अभी लाइबिलिटी है क्या? नहीं, तो यू आर नॉट पेइंग एनी इनकम टैक्स, ठीक है। सो इस देश में 140 करोड़ की आबादी की इस देश में कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते होंगे? हाँ, सो कल ये सवाल किसी ने पूछा था, सर कितने प्रतिशत? मैंने बोला था थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। रादर मैं जवाब देने से अच्छा आप ही लोग जवाब देंगे, ठीक है। सो कितने लोग हैं जो कितने लोग हैं जो इनकम कमाते हैं? आप सभी लोग इनकम नहीं कमा रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में इनकम नहीं कमाते हैं। हिंदुस्तान में इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या महज 4 से 5% है। 4% to 5% इतनी ही उनकी संख्या है। यानी ऐसे समझ लो 130 करोड़ की आबादी के देश में केवल 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक लोग जो है वो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। सो इतने बड़े देश में सिर्फ 5% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, यानी सोचो, ठीक है, इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या कितनी कम है। ओके, लेकिन अगर वो 5% लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं उनकी इनकम टैक्स की अमाउंट अगर मैं आपको बता दूं तो आपको आइडिया आएगा। अगर 5% लोग इतना इनकम टैक्स भर रहे हैं तो और थोड़े से लोग अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो ये देश में कितना टैक्स कलेक्ट होता। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान में साल भर में 10 लाख से लेके 12 लाख करोड़ के बीच में हर साल इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। कितना होता है? 10 लाख रुपया नहीं बोल रहा हूं मैं, 10 लाख करोड़, ठीक है। सो 10 लाख करोड़ से लेके 12 लाख करोड़ रुपया इतना इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को हर साल मिलता है, ठीक है। और ये इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या महज कितने प्रतिशत है? 5%, ठीक है, 3 से 5% के बीच में, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, 3 से 5%, 5% समझ लीजिए। समझो अगर हिंदुस्तान में यही 5% इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ के 10%, 15% या 20% हो जाती है, ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान में कितना बड़ा टैक्स कलेक्शन होगा और हिंदुस्तान की कितनी तरक्की होगी। चलो, ये एक चीज है। दूसरी चीज, अगर हम अमेरिका जैसे देश की बात करें जहां पे 30% से लेके 40% के बीच में लोग, 40-50% तक इनफैक्ट लोग टैक्स भरने के लिए लायबल है, तो वहां पे 50% लोग टैक्स भर रहे हैं और हिंदुस्तान में महज 5% लोग टैक्स भर रहे हैं। अगर हमारी संख्या उनकी संख्या तक पहुंच जाती है तो हम अमेरिका को आराम से ओवरटेक कर पाएंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो सभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो और कितना जल्द से जल्द कमाना शुरू करते हो, उसके ऊपर इस देश का विकास डिपेंड करता है। तो इसलिए, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और कुछ डिस्कशन समझने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है सभी लोग। मैं सारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो है वो आपके लेक्चर पे होता है, तो इसके लिए मैं सारी ये कमेंट्स पढ़ नहीं पाता, ठीक है। जितनी जितनी क्वेरीज है बस उतनी क्वेरीज मैं पढ़ पाता हूं, लेकिन हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोग लेक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलो, अब ये हो गया एक साइड का सिनेरियो, मैंने बता दिया इनकम टैक्स का। अब इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम केवल जीएसटी की बात करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं इस देश में कितने लोग जीएसटी पे करने के लिए लायबल हैं? यस, आप सभी लोग कोई ना कोई गुड्स खरीदते हो, कोई ना कोई सर्विस खरीदते हो। रोज कोई ना कोई गुड्स या सर्विस अगर आप खरीदोगे तो उस गुड्स की प्राइस में या सर्विस की प्राइस में आप कुछ ना कुछ टैक्स पे करते हो। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स वो लोग भी पे करते हैं जिनकी कोई आय यानी जिनकी कोई इनकम नहीं है। जैसे आप लोगों की कोई इनकम नहीं है लेकिन आपने मुझसे सर्विस खरीदी, क्लासेस खरीदे, तो क्लासेस खरीदते वक्त आपने मुझे क्लास की फीस भी पे की और जीएसटी भी पे किया। तो आपने दो यू हैव नॉट अर्न्ड एनी इनकम, स्टिल यू हैव पेड दिस इनडायरेक्ट टैक्स। तो मित्रों, तात्पर्य यह है कहने का, इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी लोग पे करते हैं। 130 करोड़ की आबादी का देश है, सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का एप्लीकेबिलिटी बहुत वास्ट है, ठीक है। सो किसी ने परसेंटेज पूछा था तो शायद उनको जवाब मिल गया होगा कि कितना प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में टैक्स पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स पे करने वालों की संख्या भी मैंने बता दी, इनडायरेक्ट टैक्स पे करने वालों की भी संख्या बता दी। अब आगे समझिएगा, ठीक है, बात यहां पे खत्म नहीं होती, और भी कैलकुलेशंस आपको समझाते हैं। हिंदुस्तान में एक महीने में, इन 1 मंथ, हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो 1 लाख से लेके 1,20,000 करोड़ के बीच में होता है।
हिंदुस्तान में पर मंथ जीएसटी का कलेक्शन कितना होता है? 1 लाख टू 1,20,000 करोड़ पर मंथ कलेक्शन है। यानी इसका मतलब साल भर का कलेक्शन 12 लाख करोड़ से लेके 15 लाख करोड़ के बीच में जीएसटी का कलेक्शन होता है। यानी अगर हमने डायरेक्ट और यानी इनकम टैक्स और जीएसटी की टोटल ली तो हिंदुस्तान में 20 लाख करोड़ से लेके 22 लाख करोड़ के बीच में अप्रोक्सीमेटली जीएसटी और इनकम टैक्स मिलके कलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो ये फिगर्स आप याद रख सकते हैं मित्रों। हिंदुस्तान का अगर करंट बजट 2021 में जो गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया फरवरी के महीने में, उस बजट में अगर हिंदुस्तान का बजटेड एक्सपेंडिचर आपको बताए, शायद आप ये सारी चीजें पढ़ने में अभी तक रुचि नहीं रखते थे क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन टैक्स जैसे जैसे पढ़ोगे तो मैं हर एक चीज प्रैक्टिकल आप जो भी इकोनॉमी में हो रहा है उसके साथ कोरिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, सो आपको बजट कैसे देखना है वो भी बता दूंगा मित्रों। तो हिंदुस्तान का 2021 में जो बजट बना उसमें गवर्नमेंट का 2021-22 इस साल के लिए जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था वो 35 लाख करोड़ के इर्द गिर्द था। 35 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट का बजट था। अब 35 लाख करोड़ इतना हमें एक्सपेंडिचर इनकर करना है देश चलाने के लिए, और उसमें से हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो महज 22 लाख करोड़ है। ठीक है, सो 35 लाख करोड़ का खर्चा है और गवर्नमेंट को वो खर्चा मीट करने के लिए आप टैक्स केवल 22 लाख करोड़ दे रहे हो, यानी स्टिल गवर्नमेंट को 13 लाख करोड़ रुपया कम पड़ रहा है। अब ये 13 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास आएगा कहां से? फिर गवर्नमेंट को लेना पड़ता है कर्जा, लोन। ठीक है, सो जब बजट दिखाऊंगा तो मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कितने लाख करोड़ का खर्चा लेने वाला है, कर्जा लेने वाला है। ठीक है, सो कुछ पैसा गवर्नमेंट कर्जे के द्वारा रेस करेगा और कुछ पैसा गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से रेस करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का अलग अलग कंपनियों में स्टेक है। ठीक है, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कंपनीज बहुत सारी है जिसमें गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए हैं। अब गवर्नमेंट वो शेयर्स बेच के पैसा जमा करेगा। उसमें से एक डिसइन्वेस्टमेंट आने वाले साल में जो अनाउंस हो चुकी है वो एलआईसी की हो चुकी है और एक ऑलरेडी हो चुकी है। एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 4000 करोड़ का स्टेक बेच दिया। 4000 करोड़ के बाद में आराम से, अभी देखो मेरा लेक्चर जब चल रहा है तब कोई भी गूगल बाबा का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, सो लेक्चर होने के बाद आराम से गूगल, क्योंकि ऑनलाइन वाले ठीक है तुरंत जाते हैं गूगल पे देख लेते हैं, तो सारी चीजें बताऊंगा और सारे प्रोवन फैक्ट्स है, चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, जो सही ज्ञान है वही बताऊंगा। ठीक है, और ये एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बेचा और शुरुआत की है ये साल में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करने की। उतना ही नहीं, गवर्नमेंट एलआईसी में जो गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा डाइवर्स करेगा। ठीक है, जो जिसका पब्लिक इशू आने वाले समय में आएगा, आने के बाद मैं उसके ऊपर बता दूंगा। ठीक है, हाँ प्रणव जी देखो उन्होंने बताया यहाँ पे कह दिया एलआईसी का आईपीओ, हाँ बेटा आएगा। ठीक है, सो ऐसे गवर्नमेंट पैसे रेज करने की कोशिश करेगा और अपना खर्चा निकालने की कोशिश करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी हमें समझा। ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स की कितनी जरूरत है ये समझ में आ गया। देखो हम सभी लोगों को अगर देश बचाना है ना, तो एक बात हमेशा समझ लीजिएगा, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सभी लोगों ने ऑनेस्टली टैक्स पे करना चाहिए, तो ये देश चलेगा, वरना ये देश चलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बोरिंग्स हो रहा है और इतने बोरिंग्स में हमारा देश कभी ना कभी, अब कोई भी गवर्नमेंट आए, मोदी जी की सरकार आए या दूसरी कोई सरकार आए, अगर खर्चा मीट करने के लिए हम लोगों से गवर्नमेंट को पर्याप्त टैक्स मिलता ही नहीं है तो गवर्नमेंट को बोरिंग करना ही पड़ेगा। ओके, और एक चीज, दूसरी चीज ऐसे कि करप्शन ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान से हटना थोड़ा नामुमकिन है। तो कितना भी कोई कह ले करप्शन चलता ही है। तो आप जो टैक्स पे करते हो पूरा का पूरा टैक्स जनहित में यूटिलाइज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने का काम करता है। ये सारी चीजें समझ के, ठीक है, इसका एक सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन एक ही होगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना शुरू कीजिएगा। जब इनकम कमाना शुरू करेंगे तो टैक्स भरना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली कर्जा कम हो जाएगा। चलो फाइन, ओके सर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? डायरेक्ट टैक्स को तो आपने डिफाइन किया, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। ये दो स्टेटमेंट का आपने इस्तेमाल किया। क्या ये दोनों स्टेटमेंट याद रहेंगे आपको? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा एक बार पहले। ओके, हाँ याचना देवी बिल्कुल सही बेटा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट अपनी एसेट सेल करता है। ठीक है, और इस चीज को बहुत ज्यादा इलॉबरेट करेंगे जब हम आपको ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाएंगे तो उस चीज को हम और ज्यादा इलॉबरेट करेंगे और टैक्स के लेक्चर में बताएंगे, चिंता ना करें। चलो हाँ, सो पहली चीज जो है डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है, आपको याद रखना है, दो स्टेटमेंट याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम
एंड इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम एंड इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। दिमाग के अंदर बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अभी समझना है आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेदर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और दे आर पेड थ्रू इंटरमीडियरीज। Yes, indirect taxes are paid by the buyer, but buyer does not pay the tax directly to the government. He pays the tax through the intermediary, who is nothing but the seller. Hence, it is known as indirect tax. Okay, पहला चीज आपको याद रखना है, indirect tax is paid indirectly. दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकम पे नहीं लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ट्रांजैक्शन पे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल में आयुष जी ने, ठीक है, आयुष जी ने जीएसटी पे किया। अब आयुष जी ने जीएसटी क्यों पे किया? बिकॉज ही परचेस द गुड्स। अगर वो गुड्स परचेस ही नहीं करते तो जीएसटी पे करने की जरूरत। तो इसका मतलब अगर परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने वाले नहीं है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, वो न इनकम पे है न लॉस पे है। इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज होते हैं ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे चार्ज होते हैं? ट्रांजैक्शन, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे लीवी होते हैं। तो आपको एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, डैश डैश इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ट्रांजैक्शन। कौन सा ऐसा टैक्स है जो ट्रांजैक्शन पे लीवी होता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, सो इट इज ए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। अब हिंदुस्तान में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, उसमें से अब केवल 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस बाकी रह गए। कौन से 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी बाकी रह गए हैं? एक है जीएसटी और दूसरा है कस्टम्स। ओके, खुल जा सिम सिम, है राम। सो जीएसटी और सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी और कस्टम्स, ये केवल 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस बाकी रह गए। सर बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां चले गए, वो हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल में बताएंगे, उसके वक्त हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अब ये स्लाइड पे आते हैं जो हमने स्किप की थी बीच में। ठीक है, अब ये स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ रही है, देख लीजिएगा उसको। डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है, इट इज ए टैक्स ऑन इनकम और उसमें एक ही टैक्स बाकी है, इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है, वेल्थ टैक्स अभी रहा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था। ये सारे टैक्सेस के मतलब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिस्कशन के वक्त बताऊंगा। ठीक है, सो उसमें एक्साइज क्या होता है, वैट क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, इत्मीनान से बताएंगे। अब ये सारे टैक्सेस हट चुके हैं और उनके बदले एक ही टैक्स आया है जिसका नाम है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके अलावा दूसरा और एक टैक्स है, दैट इज कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, चलो ये 2 ही इनडायरेक्ट टैक्सेस बाकी हैं। अब 19-20 के फिगर्स आपके सामने लाए हैं। 19-20 इस साल में गवर्नमेंट ने 10,14,000 करोड़ इतना इनकम टैक्स कलेक्ट किया था। 19-20 19-20 बीता हुआ साल, इसमें गवर्नमेंट ने 10,14,000 करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्ट किया है। और जीएसटी उस साल में थोड़ा कम कलेक्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ। 6,63,343 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हुआ था उस साल में। ठीक है, लेटेस्ट फिगर्स मैंने आपको बता दी, हर महीने तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट करता है। चलो, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके मीनिंग में किसी को डाउट है तो कृपया पूछ लीजिए। आपको टाइम देते हैं, ठीक है, 10 सेकंड्स का टाइम देते हैं पूछने के लिए क्वेरी। तो कृपया कोई क्वेरी है तो फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, यानी एमसीक्यूज पूछेंगे। अब एमसीक्यूज का सत्र शुरू हो रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, उस प्रकार से आपके सामने एमसीक्यू प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन दिया जाएगा जो हम पढ़ेंगे और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी। उसमें से सही जवाब जो है, सही ऑप्शन जो है, वो आपने तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, जीएसटी अच्छा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उर्फ पप्पू ब्रैकेट में लिखा है, जीएसटी अच्छा है। बेटा देखो, याद रखना, कोई भी टैक्स के बारे में अच्छा है बुरा है, ठीक है, आप लोग बिंदास कमेंट कीजिएगा, लेकिन समझने के बाद। तो पूरा जीएसटी समझ लीजिए, पूरा इनकम टैक्स समझ लीजिए, आप लोग प्रोफेशनल्स हो।
ठीक है। और प्रोफेशनल की आदत ये होती है कि वो पहली चीजों को समझता है और उसके बाद कमेंट करता है, ठीक है। बाकी हिंदुस्तानियों जैसे काम मत करना, ठीक है, जो बस कमेंट करने का काम करते हैं। आप लोग समझदार हो, आप पहले समझोगे उसके बाद कमेंट करोगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने अभी तक आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। राहुल गांधी जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया मैंने न मोदी जी के बारे में कुछ बताया, न उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ बताया, न ममता दीदी के बारे में कुछ बताया, न अपने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ बताया, ठीक है। सो अब परसेप्शन तब बनाइएगा जब आप पूरा टैक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे। आप पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। ओके चलो, सो आदित्य झा जी, देखो वही मजा आपको यहां पे भी आएगा, बस सही सही जवाब देना, ठीक है। सो पहला सवाल देखो, जो सही जवाब देता है उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में 10 रुपया जमा होता है। हर एक क्वेश्चन के पीछे 10 रुपया जमा होगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। सो सही जवाब फटाफट देना। टैक्स ऑन इनकम, इनकम के ऊपर के टैक्स को क्या कहा जाता है? टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज, ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी है वेल्थ टैक्स, ऑप्शन सी है कस्टम्स और ऑप्शन डी है इनकम टैक्स। टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज, फटाफट जवाब देंगे, फटाफट, ठीक है। आपको जवाब देने के लिए केवल 10 सेकंड्स मिलने वाले। भाई लोग क्या जवाब है आप लोगों का? टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज, भाई साहब लॉक किया जाए, पक्का? चलो फाइन, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय, जनता कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज। देखो मित्रों, ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग में थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा उसके तुरंत बाद एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सिंपल एमसीक्यूज है क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल सिंपल चल रही है, लेकिन आगे जाके ऐसे ही एमसीक्यूज आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में 10 रुपया जमा हुए होंगे, आपको बाद में मैसेज आएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। सो तब तक आप बाकी एमसीक्यूज का जवाब दीजिएगा, ठीक है। नया एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, इनमें से कौन सा टैक्स अबॉलिश किया गया है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी कस्टम्स। इनमें से कौन सा टैक्स अबॉलिश किया गया है? वेरी गुड, ठीक है। सो बाकी लोग भी फटाफट जवाब दीजिएगा। देखो याद रखना, आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए महज 90 सेकंड्स होते हैं, तो क्वेश्चन रीड करके आंसर देने तक 90 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस हम क्लास में ही करेंगे मित्रों। सो जनता कह रही है सर इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है वेल्थ टैक्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, और आंसर है वेल्थ टैक्स, ऑप्शन बी। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। वेल्थ टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है मित्रों। सो वेल्थ टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन इज नोन एज। ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स लेवी किया जाता है उस टैक्स को क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लेवी किया जाता है उस टैक्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वेरी गुड भाई साहब, ठीक है। सो आप लोगों की भी एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। सो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन पे कस्टम्स ड्यूटी लेवी होता है, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। वेराज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन इंडिया के ऊपर हम लेवी करते हैं जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की खासियत है कि वो ट्रांजैक्शन पे लेवी किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, लॉक किया जाए ऑप्शन बी को, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा टैक्स ऐसे है जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हो, ठीक है। सो इसका जवाब तो तुरंत ही दे देंगे, यस वेरी गुड, ठीक है। इनमें से एक टैक्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हो और वो टैक्स है इनकम टैक्स। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय। जनता ने फटाफट जवाब दे दिया है सभी ने। चलो सो अब मित्रों यहां तक का हमने डिस्कशन कर लिया। यहां तक आपको डायरेक्ट टैक्स यानी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या, ये समझ में आ गया। चलो फाइन फाइन फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हम अभी शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपसे शुरुआत करने से पहले एक सवाल पूछेंगे, हिंदुस्तान को आजादी किस साल में मिली थी?
हिंदुस्तान को आजादी किस साल में मिली थी? ओके, सो ओके, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सर 40 रुपया जीत गए। बिल्कुल सही बेटा, आधार लिंक बैंक अकाउंट में पैसा जमा होने वाला है आप सभी को, ठीक है। सो हिंदुस्तान को आजादी किस साल में मिली थी? हिंदुस्तान को आजादी 1947 में मिली थी, 1947 में। 1947 में आजादी मिलने के बाद हमने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा किया, ठीक है। रादर हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया के नाम से जानने लगा, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब इस देश में प्रजातंत्र रहेगा। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का मतलब हमें जो भी कमेंट करना है वो कमेंट करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहिए वो बके जाइए, ऐसे हैं। या प्रजातंत्र का कुछ अधिक मतलब भी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया? किस साल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया? 1950 में। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका बन चुका था। यस, ठीक है। सो आप लोग अडॉप्शन का डेट बता रहे हैं 1949, ठीक है। सो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, ये क्यों बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून जब हम समझते हैं, किसी भी कानून को अगर हमें समझना है तो हमारे देश का संविधान हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मित्रों, डेमोक्रेसी का मतलब है कि जैसे आप वो 3 स्टेटमेंट्स कहते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। सो इन तीनों शब्दों को हम कई सालों तक सुनते आए हैं, लेकिन इसका सही मतलब क्या है यह समझना हमें बहुत जरूरी है। मित्रों, जब हम कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये देश में पहले अंग्रेज थे, 1947 से पहले तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले राजा महाराजाएं थे, ठीक है। तो अंग्रेज 150 साल तक हिंदुस्तान में रहे, ठीक है। सो तकरीबन 150 से 200 साल तक हिंदुस्तान में रहे। पहले 30-40 साल तो उन्होंने इंडिया को स्टडी करने के लिए लगाए, और बाद में 150 साल तक इंडिया को लूटने के लिए लगाए, ठीक है। कोई बात नहीं, इतिहास इतिहास है, अब भूल चुके हैं और हम आगे भी बढ़ चुके हैं। तो देवी और सज्जनों, ठीक है। सो उसके पहले लगान मूवी तो सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है। हाँ, तो उसके पहले जो थे, अंग्रेजों से पहले थे राजा महाराजा, ठीक है। अब यानी ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के तहत हम पे, हिंदुस्तानियों पे 1947 तक किसी ने जरूर राज किया है। पहले किसी राजा ने राज किया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने राज किया, ठीक है। सो अब 1947 में हम परेशान हो गए। 1947 तक हम पूरा परेशान हो चुके थे। हम चाहते थे हमारे ऊपर कोई राज न करे, ठीक है। राज करना का मतलब क्या है, ठीक है, इस शब्द को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये 3 शब्दों का मतलब समझ में आएगा। राज करना, इसका मतलब कोई एक सिंगल पर्सन तय करता था कि हमने कौन सा लॉ फॉलो करना है, ठीक है, हमने हमारे जीवन में क्या करना है, हमने कैसे रहना है, हमने कितना कमाना है, क्या कमाना है, ठीक है। यह तय करने का अधिकार हम लोगों के पास नहीं था, हमारे लिए ये कोई और तय करता था, ठीक है। सो 1947 में जब हमें आजादी मिली तो सबसे पहले हमने ये तय कर लिया कि हम सभी लोग आजाद हैं, और जो भी तय करेंगे, हमारे लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारे लिए जो भी कानून बनाया जाएगा, हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे। इसलिए बाय द पीपल इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बाय द पीपल का मतलब है इस देश में जो भी कानून बनेगा वो हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे। अगर हमारे सभी लोगों का कॉन्सेंट है तो ही इस देश में कानून बन पाएगा, वरना इस देश में कानून नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल यानी जो कानून बनाया जाएगा वो लोगों का कानून होगा, लोगों का यानी लोगों ने बनाया हुआ कानून होगा। एंड फॉर द पीपल यानी ये जो कानून बना है वो लोगों के हित के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी कानून अगर हिंदुस्तान में बनता है उसका उपयोग लोगों के हित के लिए होना चाहिए, इस कानून से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में लोग कानून बनाते हैं, लोगों के लिए कानून बनाया जाता है और लोगों के हित के लिए कानून बनता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कानून बनाना अलाउड नहीं है जो लोगों के हित के अगेंस्ट होगा। Not even a single person of this country shall suffer because of any of the laws in this country.
ठीक है। सो ऐसा 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तय हुआ था। 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बड़ा ही प्यारा डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है, उन्होंने जो किया वो बहुत सही किया, ठीक है। सो बहुत प्यारा डॉक्यूमेंट बनाया गया और वो डॉक्यूमेंट को बहुत कम लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ाया जाता है। देखिए हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पढ़ाना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाना चाहिए। यानी मैं तो को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आपकी जितनी भी पढ़ाई है उसमें से कम 2 स्टैंडर्ड केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने के लिए देने जरूरी है, ठीक है, ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है बाद में, ठीक है, वो समस्याएं न हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो तो मित्रों, ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं तो इनकम टैक्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर हूं, न मैं आपको सिविक्स पढ़ाता हूं, न हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है। सो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सारी चीजों का, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के साथ सीधा संबंध है। क्या संबंध है समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स समझने जरूरी है। जैसे किसी भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। अब उसमें से सबसे पहला आर्टिकल आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है आर्टिकल 265। कृपया ध्यान देकर सुनना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सो यहां पे कोई भी फालतू की चीजें बताई नहीं जा रही है, सब कुछ रिलेटेड टू सिलेबस है। सो ध्यान देकर सुनिएगा, समझिए और याद भी रखिएगा। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 जो अपने संविधान का है वो ये कहता है कि इस देश का जो भी सरकार होगा वो आपसे वही टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है जो संवैधानिक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं। यानी अगर मोदी जी आज जाके तय करते हैं कि आप लोगों से एक नया टैक्स लिया जाए जिसका नाम कोविड टैक्स रखा जाए, तो क्या मोदी जी ऐसे कर सकते हैं? देखिए मोदी जी ऐसे तब कर सकते हैं जब हमारे संविधान के आर्टिकल 265 के अनुसार अगर ये कोविड नाम का टैक्स जो है हमारे संविधान में मेंशन किया गया होगा तो, ठीक है। सो आर्टिकल 265 ने स्पेसिफिकली ऐसे बताया है कि आप लोगों से सरकार वही टैक्सेस ले सकती है जो हमारे संविधान में मेंशन किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया, ठीक है। सो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 265 क्या कहता है अंग्रेजी में? आर्टिकल 265 सेज ओनली दोस टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये आर्टिकल 265 पढ़ने के बाद सबसे पहला सवाल आर्टिकल 265 से हमने पूछा, डियर आर्टिकल 265 हमें यह बता दीजिएगा कि कौन से टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए हैं, ताकि हम यह जानना चाहते हैं कि कौन से टैक्सेस एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम लायबल टू पे, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री व्हिच आर द टैक्सेस दैट आई एम लायबल टू पे, सो प्लीज टेल मी। तो आर्टिकल 265 कहता है देखो मेरा स्कोप यह बताना था कि आपसे वही टैक्सेस लिए जा सकते हैं जो संविधान में बताया। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से टैक्सेस संविधान में बताया है उसके लिए दूसरा आर्टिकल है, उसके पास चले जाइए, ठीक है। मेरा दायरा इतना ही बताना था, मेरा काम इतना बताना था कि आप वो टैक्सेस पे करने के लिए लायबल नहीं हो जो संविधान में बताया नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन आके अगर लगान लगाना हमारे ऊपर शुरू करे तो हम वो पे करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। चलो पहला आर्टिकल आपको समझ में आया आई बिलीव। उसके बाद दूसरा आर्टिकल, ओके, दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है कि ये देश बहुत बड़ा है, ठीक है। कृपया ध्यान देकर सुनना, लिंक में बता रहे हैं हर एक चीज, ठीक है। सो आर्टिकल 245 ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये क्या कहता है? आर्टिकल 245 बहुत ही सोच समझ के बनाया गया। देखो देश बहुत बड़ा है और देश की पॉपुलेशन आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली में और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब इसमें ज्यादा लोग होते हैं या बहुत कम लोग रहते हैं? बहुत कम, 2-3 लोग, है ना, ओके। और जॉइंट फैमिली का मतलब कई सारे लोग इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। चलो किस फैमिली को चलाना आसान है और किस फैमिली को चलाना मुश्किल है? न्यूक्लियर फैमिली बहुत आसान है, ठीक है। सभी के एक्सपेक्टेशन मीट हो सकते हैं, सभी की इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, है ना, ओके। तो समझ लो हिंदुस्तान ज्वाइंट फैमिली है और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना न्यूक्लियर फैमिली है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी होगी? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन है केवल 30 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में, 30 to 35 करोड़ के बीच में यूएस की पॉपुलेशन, और हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोग कहते हैं, ठीक है। 130 से 140 करोड़ के बीच में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यूएस बहुत छोटा देश है।
ओके सर, ये क्यों बताया? आर्टिकल 245 समझने के लिए जरूरी है। आर्टिकल 245 केवल हिंदुस्तान के लिए बनाया गया आर्टिकल है। यानी अंबेडकर जी ने, ठीक है, जब ये संविधान बनाया, संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स बनाए, तो बहुत लोग कहते हैं कि संविधान के बहुत सारी प्रोविजन जो है हमने बहुत सारे देशों से कॉपी करके बनाई है। लेकिन कॉपी करके बनाना इतना आसान नहीं होता मित्रों, क्योंकि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर अलग है, बाकी देशों का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, सो जब इन्होंने ये आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 245, इतना दिमाग लगा के बनाया कि देखो उस जमाने में 1947 में आजादी मिलने के बाद आपको यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके एकदम सोच समझ के आगे के 30, 40, 50, 60 साल के बारे में सोच के यह संविधान बनाना था। तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पता नहीं था कि अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, लेकिन दिमाग लगा के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया आगे जाके देश बहुत बड़ा बनेगा तो एक सिंगल सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी, तो देश को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, राज्य को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, और लोकल एरियाज को संभालने के लिए म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान चलाने के लिए एक सरकार पर्याप्त नहीं है। अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट रूल दिस कंट्री। बराबर? ओके, इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की बनाई गई। तो जब अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के बारे में सोचेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में सोचेगी, और लोकल अथॉरिटी पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोचेगी। ऐसे तय किया गया। जब ऐसे तय किया गया तो हर एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो हर एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए खर्चा करना चाहिए, तो हर एक गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देना जरूरी था। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है कि हमारे संविधान में जो जो टैक्सेस मेंशन किए हैं, वो टैक्सेस कोई एक सिंगल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। वो टैक्सेस उसमें से कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और कुछ टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करेगी। ठीक है, इसका मतलब टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार जो है गवर्नमेंट्स के बीच में बांट दिया गया। अब इसका एडवांटेज क्या है बता देते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें किताबों में लिखी नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। जैसे जब कोविड चल रहा था, समस्या गंभीर थी, लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट को उनको जितने टैक्सेस मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं रहे थे। ठीक है, अब बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की भी। अब समझो, सारे टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होता, सारे टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार किसको दिया होता, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे कहां से चलाती? सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती। लेकिन हिंदुस्तान में एक समस्या होती है, सेंटर में सरकार किसी दूसरे पार्टी की होती है और स्टेट में सरकार किसी दूसरे पार्टी की। अगर ये पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा होता है ना, तो इसमें लोगों का नुकसान होता है। ठीक है, हम किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करते, पहले ही लेक्चर में हम आपको बता देते हैं, किसी भी पार्टी के हम फेवर में नहीं है, हम फेवर में केवल सिलेबस के हैं। ठीक है, सिलेबस के कंटेंट के, और जितना भी देश हित हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, सो देवी और सज्जनों, तो ये गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा हो सकता था। तो पूरा टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता तो स्टेट्स को टैक्सेस नहीं मिलते, लोकल अथॉरिटीज को टैक्सेस नहीं मिलते। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पार्टी की है, वो पार्टी उन्हीं स्टेट्स को मदद करती जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए उस जमाने में 1947, 1949 में जब ये संविधान बनाया गया था, तो कितना सोचा होगा उस इंसान ने, और उन्होंने कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे, कुछ टैक्सेस कलेक्ट करने के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास रखे, ताकि कोई भी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट न हो। इसलिए आर्टिकल 245 का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, चलो, आई होप ये दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। पहला आर्टिकल क्या कहता है? 265 कि वही टैक्सेस आपसे कलेक्ट किए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। आर्टिकल 245 क्या कहता है? सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लेकिन अभी तक हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि कौन से टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए। तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। उसका जवाब बताने के लिए नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 शायद बचपन में आपने पढ़ा है, क्या ये सिविक्स में आपको था? आर्टिकल 246, ओके, चलो, पढ़ने के बाद शायद आपको याद आ जाए। आर्टिकल 246 ने लिस्ट ऑफ टैक्सेस दी है। यानी अभी तक आपका सवाल यही था, अभी तक आप यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं और जो हम पे करने के लिए लायबल हैं। तो ये टैक्सेस की लिस्ट जो है आर्टिकल 246 में मेंशन की गई है। आर्टिकल 246 ने 3 लिस्ट दी है मित्रों। कितनी लिस्ट दी है? 3। लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, लिस्ट 2 जिसको हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और लिस्ट 3 जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं।
लिस्ट वन जिसको आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट में लिस्ट ऑफ टैक्सेस दिए हैं, जो टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यूनियन लिस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस लिस्ट यानी क्या, लिस्ट में जैसे आप लिस्ट बनाते हो, कुछ सामान आपको खरीद के लाना है तो जैसे आप लिस्ट बनाते हो ना, वैसे गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई, इसलिए उसको लिस्ट ये शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पे। तो यहां पे लिस्ट ऑफ टैक्सेस दी गई हैं, जो कलेक्ट कौन करेगा, यूनियन लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ टैक्सेस मेंशन कर दी है वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ टैक्सेस दी है वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ टैक्सेस दिए है वो टैक्सेस मिलके कलेक्ट किए जाएंगे, यानी ठीक है, ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कुछ इसका हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ऐसे 3 लिस्ट बनाएगी, ठीक है। चलो, अब जो भी मैं टैक्सेस आपको पढ़ाऊंगा, जो भी इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम्स हो, पढ़ाते वक्त सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ये टैक्स किस लिस्ट में है, ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस सरकार के पास है, ठीक है, क्योंकि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सरकार के खाते में जाएगा। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमने इतना टैक्स मोदी को दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये सारा टैक्स मोदी को नहीं देते, ये सारा का सारा पैसा मोदी जी की जेब में जाता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस मिलते हैं नहीं है। बहुत सारे टैक्सेस है जो किसको मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलने के बावजूद वो मोदी जी के नाम से बवाल करते हैं, ठीक है। सो ये भी आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है, आपको ये जो सिलेबस में होना चाहिए वही चीजें सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती, यानी जो स्कूल्स के और कॉलेजेस की जो चीजें सिलेबस में होनी चाहिए वो उससे आपको दूर रखा जाता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समझदार बनोगे तो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, सही क्या है गलत क्या है ये आप पूछना शुरू करेंगे। जैसे बहुत लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं जवाब भी दे देता हूं, ठीक है। सो ऐसे सवाल आपने सरकार को भी करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे कभी नहीं होने देगी। चलो फाइन, कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 पार्ट्स हैं हमारे सब्जेक्ट के। पहला पार्ट डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स का है और दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। हम शुरुआत करने वाले हैं इनकम टैक्स से, तो इसलिए मैं अब इनकम टैक्स का यहां से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। यहां से आपका इनकम टैक्स शुरू हो रहा है, कृपया ध्यान देकर सुनना। ओके, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स किस लिस्ट में हो सकता है, क्या कोई गेस कर सकता है? इनकम टैक्स जो है वो किस लिस्ट में हो सकता है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3? ओके, वेरी गुड। सो इनकम टैक्स जो है, ओके, इनकम टैक्स जो है वो किस लिस्ट में? बिल्कुल प्रणव जी सही जवाब दिया। इनकम टैक्स जो है वो लिस्ट 1 में है। तो लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, इस लिस्ट 1 में इनकम टैक्स है। अब लिस्ट में भी अलग अलग एंट्रीज होती है। लिस्ट में क्या होता है? अलग अलग एंट्री। जैसे आप सीरियल नंबर कहते हो ना, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, तो वैसे है यहाँ पे सीरियल नंबर के बदले एंट्री नंबर होता है। तो हर एक एंट्री में एक एक टैक्स के बारे में मेंशन किया जाता है। वैसे इनकम टैक्स के लिए भी एक एंट्री है जिसका हम इसके तुरंत बाद जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 82 है, ठीक है, चिंता ना करें, आगे बता देंगे हम। चलो, लेकिन वो बताने से पहले, ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में आता है। अब कोई भी कानून जब, यानी इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है, सो वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको एक कानून बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे दिया, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे आपसे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें समझाने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ता है। तो इसकी तहत लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 में जब इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बताया गया, डियर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्ट बनाइए। डियर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्ट। तो सर ये एक्ट कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समय शायद कल के लेक्चर में हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, उसके पहले इनकम टैक्स के बारे में कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। इस देश में जो इनकम कमाते हैं वो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अब ये इनकम आप किस राज्य में कमाते हो ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक है, अंडमान निकोबार के लोग, यूनियन टेरिटरीज, जिस किसी स्टेट में या जिस किसी आइलैंड पे आपने इनकम कमाई होगी जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है, सो आप सभी लोग इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाते हो, ठीक है। सो इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली कहा गया इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया,
याद रखना, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब पहले कुछ एक्ट्स ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, कुछ एक्ट्स ऐसे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं रहा। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बन चुका है, तो जब हम कहते हैं कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, तो इट इज इंप्लाइड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में इनकम कमाइए, महाराष्ट्र में इनकम कमाइए, जहां आप कमाना है वहां इनकम कमाइए, यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स, फर्स्ट थिंग, ठीक है। चलो, अब इनकम टैक्स जो है ना वो एंट्री नंबर 82 में इंक्लूड किया गया है। किस एंट्री में इंक्लूड किया गया है? एंट्री नंबर 82 which comes under list 1. Entry number 82 of list 1 has the central government is empowered to collect this tax. अब मैं आपको एंट्री नंबर 82 की ओर लेके जाऊंगा। एंट्री नंबर आपको याद रखना है देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। एंट्री नंबर क्यों याद रखना है? क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि इनकम टैक्स किस लिस्ट में है, इनकम टैक्स किस एंट्री नंबर के तहत लेवी किया जाता है। एंट्री नंबर 82 के वर्डिंग्स आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान देके स्क्रीन की ओर देखिएगा। एंट्री नंबर 82 में कुछ ऐसे कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंट्री नंबर 82 कहता है, एंट्री नंबर 82 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या कलेक्ट करने का? टैक्स। किस पे कलेक्ट करने का? इनकम के ऊपर। जो भी इनकम आप कमाओगे इस इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये सबसे बड़ी बात है। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। सिर्फ एक इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। कौन सी इनकम पे? एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट को कुछ ऐसे समझे। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है वो आपको बता दें। हिंदुस्तान में इनकम का बंटवारा दो कैटेगरी में किया गया। एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, जैसे सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब ये रेंटल इनकम, ये सारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम हिंदुस्तान में पूरी टैक्सेबल है और इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया और इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है मित्रों? किसके पास है? सेंट्रल। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर इनकम? क्या हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है या नहीं है? क्या हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लिया जाता है? क्या लगता है आपको, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना सही है या नहीं है? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना सही है या नहीं है? और एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्शन क्यों बनाया गया? इसके पीछे कोई कारण है क्या? कोई कारण है क्या? यस, कारण है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं बताया गया लेकिन हम आपको बताएंगे। एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन टैक्सेबल रखा गया, इसके ऊपर टैक्स नहीं लिया गया। 1947 में जब हमें आजादी मिली, फटक से 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, सिलेबस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री कहीं पे भी किसी भी सिलेबस में बुक में नहीं दी जाती है। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है आपको हिस्ट्री। तो ये जो स्त्री है, ये आपको बता दें कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो हिंदुस्तान की आबादी का 70 से 80% जो पॉपुलेशन था वो केवल एक ही इनकम के ऊपर डिपेंडेंट था और वो था एग्रीकल्चर इनकम। ओके, हाँ, अभी भी है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं जितना पहले डिपेंडेंस था। पहले हम बोलते थे 60, 70, 80%, लेकिन 90% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही, ठीक है, और इतना डिपेंडेंस था कि हम तब खा पी सकते थे, तब जी सकते थे जब हम फार्मिंग करेंगे। अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो हमारी खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। बहुत गरीब देश था हमारा। इनफैक्ट गांधी जी ने, ठीक है, लोगों की तरफ देखने के बाद खुद में परिवर्तन लाया। इतना गरीब देश था, बस, ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री नहीं बताएंगे, वो आप जानते हो। तो बहुत ही गरीब देश था। हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं होता था। हिंदुस्तान के अंदर सर्विस इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो गरीब देश होने के कारण सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, एग्रीकल्चर इनकम। इसलिए जब ये संविधान बनाया गया तो बाबा साहेब अंबेडकर जी को ये लगा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स लेंगे तो लोगों के खाने पीने के मांदे हो जाएंगे। तो इसलिए लेट अस कीप दिस इनकम आउट ऑफ टैक्सेशन। बहुत समझदारी का निर्णय लिया उस समय में, बहुत समझदारी। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया। लेकिन एट द सेम टाइम संविधान में, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये भी बता दूंगा, हिंदुस्तान का जब संविधान बनाया गया तब
अंबेडकर जी ने ये कहा, आगे जाके अगर स्टेट की गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को अगर लगता है उस राज्य के फार्मर्स का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है, तो हम केंद्र की सरकार को नहीं बल्कि राज्य की सरकार को एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देते हैं, क्योंकि राज्य की सरकार इसका अच्छे से आकलन कर पाएगी कि किस राज्य में फार्मर्स का विकास हो चुका है और किस राज्य में नहीं। ठीक है, सो ये उन्होंने तब कहा था। और ठीक है, और तब कहने के बाद 1947 के बाद से लेके अभी तक इतने साल हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी राज्य की सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो स्टेट की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगी, वो स्टेट की गवर्नमेंट उस स्टेट में दोबारा कभी नहीं दिखेगी। इसलिए ठीक है, कितना बवाल हो जाता है। सर देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। देखो, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हाई टाइम, इट इज हाई टाइम नाउ वी शुड स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, नॉट फ्रॉम ऑल फार्मर्स बट फ्रॉम एटलीस्ट दोज फार्मर्स हु आर इन अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम इन लैक्स एंड क्रोर्स। कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो क्रोर्स ऑफ रुपीज में इनकम कमा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिशियंस दे आर कंडक्टिंग दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अब फार्मिंग दिखाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं और एक भी रुपए का टैक्स हिंदुस्तान में पे नहीं करते। ठीक है, हाँ, और हमारे फार्मर्स का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए अगर आपसे हम टैक्स लेंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा। आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उन लोगों का होगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे, ठीक है, हिंदुस्तान में टैक्स नहीं भर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स हाई टाइम नाउ दैट दिस एग्रीकल्चर इनकम शैल बी टैक्स्ड। ठीक है, चलो फाइन। अब मेरी राय आपको सही लगेगी नहीं लगेगी वो आपको 8-10 लेक्चर के बाद पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप आपकी राय बना दीजिएगा। ठीक है, देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, सो मैंने जो कहा वही आपने सुनना जरूरी नहीं है। आप लोग भी समझदार हो, ठीक है, आप लोगों को भी भगवान ने बुद्धि दी है, तो सारी प्रोविजन समझ लीजिए, सारे सेक्शन समझ लीजिएगा और खुद का खुद निर्णय ले लीजिएगा। ठीक है, चलो, हाँ, सो हम ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन एमसीक्यू में आपको सवाल पूछते हैं, द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम रेस्ट्स विथ, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस सरकार के पास है? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव। तो याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की सरकार ने अभी तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया नहीं है। चलो, अब आखिरी 2 मिनट में कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे और अपना सत्र आज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, लेकिन समय की सीमा है। पहले 4-5 दिन तक, ठीक है, जो YouTube पे जब तक हम चल रहे हैं तब तक कम समय के लिए लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपका समय बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला सवाल कंप्यूटर पे लाया जाए। ओके, ये नहीं, अलग है। चलो, कहाँ गए सवालों की लिस्ट? हाँ, यहां पे आ गई। चलो, ओके, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सरकार को यह सलाह देता है कि आप इस देश के लोगों से वही टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो जो संविधान में मेंशन किए गए हैं? ठीक है, सो इसका जवाब आप देंगे। ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो ये बताने का काम करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताने का काम करता है कि लोगों से वही टैक्सेस लिए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए? ठीक है, हिंदी में भी मैंने कन्वर्जन करके बताया, अंग्रेजी में भी क्वेश्चन रीड किया, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस व्हिच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैंने आपको सारे आर्टिकल बताया, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। तो सबसे पहला आर्टिकल मित्रों अपन ने जो पढ़ा था वो आर्टिकल था, आर्टिकल कौन सा था? जवाब दे रहे हैं, यस, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ये कहता है कि इस देश में सरकार वही टैक्सेस आपसे कलेक्ट कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अरे लॉक करो, हाँ, लॉक कर दिए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो देविया सज्जनों, आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में 10 रुपया जमा हो गए होंगे। ठीक है, बाद में कलेक्ट कर लीजिएगा, 50 रुपए तक आप पहुंच चुके हो। ठीक है, देखते हैं आगे का सवाल, इसका जवाब आप दे पाते हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स अथॉरिटी टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यह बताने का काम करता है कि इस देश में कोई एक सरकार टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी, बल्कि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी?
ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताने का काम करता है सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट? फटाफट जवाब। ओके सो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही चुना है आपने। आर्टिकल 245 ये कहता है सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कंप्यूटर महोदय ने भी ऑप्शन सी जो आपने चुना है इसको सही बता दिया है, बिल्कुल सही जवाब है देवी और सज्जनों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच आर्टिकल लिस्ट डाउन द टैक्सेस टू बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें टैक्सेस की लिस्ट दी गई है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें टैक्सेस की लिस्ट दी गई है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें टैक्सेस की लिस्ट दी गई है? ठीक है, ऑप्शन, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? ऑप्शन कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आर्टिकल 246 बिल्कुल सही समझा। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 के टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 के एंड लिस्ट 3 के। वेरी गुड, सो आर्टिकल 246 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स इज मेंशन्ड इन, इनमें से कौन सा लिस्ट? इनकम टैक्स किस लिस्ट में आता है? इनकम टैक्स किस लिस्ट में आता है? इनकम टैक्स किस लिस्ट का हिस्सा है? इनकम टैक्स किस लिस्ट का हिस्सा है? ओके, वेरी गुड। यूनियन लिस्ट, या जिसको हम कहते हैं लिस्ट 1, ठीक है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला है। ठीक है, सो बिल्कुल सही जवाब लिस्ट 1। चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस मेंशन्ड इन लिस्ट 1 आर टू बी कलेक्टेड बाय। लिस्ट 1 में जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं वो कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? लिस्ट 1 में जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं वो कलेक्ट करने का अधिकार, अब इसका जवाब तो आपने तुरंत दे ही दिया, बिल्कुल सही जवाब किसके पास है? यस, ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टैक्सेस मेंशन्ड इन लिस्ट 2 आर कलेक्टेड बाय विच गवर्नमेंट? लिस्ट 2 में जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं, लिस्ट 2 में जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं वो कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? लिस्ट 2 में जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं वो कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो स्टेट की सरकार के पास है। सो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट। कंप्यूटर महोदय, लिस्ट 2 के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया है। ठीक है, चलो फाइन, वेरी गुड। लिस्ट 3 के टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? लारादर, लिस्ट 3 को हम क्या कहते हैं? लिस्ट 3 को हम क्या कहते हैं? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, नन ऑफ द अबव। लिस्ट 3 को हम कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सो लिस्ट 3 को हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ओके, सो यहां तक का डिस्कशन आज पूरा हो चुका है। मित्रों, आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यह समझ में आ गया होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246, ये भी समझ में आ गया होगा। हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अब ये इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको प्राप्त हो चुका है ये तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम इनकम टैक्स एक्ट कैसे बनाया गया था 1961 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से के डिस्कशन से हम शुरुआत करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो वहां पे एक छोटा सा लाइक वाला बटन होता है, ठीक है, सो उसको प्रेस कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो नहीं लगा होगा तो उसके साइड में एक डिसलाइक वाला भी बटन होता है, वो भी प्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, अब वो कहां से आते हैं लोग पता नहीं, लेक्चर शुरू होने से पहले डिसलाइक कर देते हैं। पहले तो लेक्चर तो होने दो, उसके बाद बिंदास डिसलाइक करो। बाबा संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाता हूं तो आपको पूरा अधिकार है, जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। और जो लोग ग्रुप 2 वाले हैं, ग्रुप 2 के लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।